फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। देखिए फ्रेंड्स, हम आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा लेसन नंबर 13 चल रहा था। उसमें हमने हमारे दो टॉपिक जो हैं वो अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। जिसमें पहले तो हमने क्या पढ़ा अभी, पहला था हमारा पिस्सू और दूसरे में हमने क्या पढ़ा, जोंक। आज हम हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है अभी देखिए, लीवर फ्लूक। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लीवर फ्लूक के लक्षणों के बारे में जानेंगे, इसका वर्गीकरण जानेंगे और इसके द्वारा फैलाए जाने वाला जो रोग होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बनिए रहिए, तो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स आप इस वीडियो को, आपको पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर हम वीडियो डालें तो आप उसको पहले सबसे पहले देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकें। तो बात करते हैं देखिए लीवर फ्लू की। तो लीवर फ्लू की अगर हम बात करें तो वर्गीकरण से, तो देखिए वर्गीकरण में अगर हम इसकी जगत की बात करें तो इसका जगत में देखो, आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, जब भी किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं तो पहले उसके जगत के बारे में बात की जाती है, फिर संघ, फिर गण, फिर वर्ग, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति के बारे में बात की जाती है। तो अगर हम इसके बात करें इसका जगत कौन सा होता है, तो इसका जगत जंतु जगत ही है, जाहिर सी बात है। ये लीवर फ्लूक जो होता है जंतु जगत का ही होता है। इसके बाद इसका संघ होता है भाई प्लेटी हेलमिंथेज। कौन सा होता है? प्लेटी हेलमिंथेज जिसका संघ होता है लीवर फ्लूक का, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं इसका, फिर वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ग इसका क्या होता है भाई? वर्ग इसका होता है ट्रीमेटोडा। क्या होता है वर्ग इसका? ट्रीमेटोडा इसका वर्ग है। गण इसका डाइजीनिया होता है। गण इसका क्या होता है? डाइजीनिया। तो आपको तीनों चारों चीज़ें याद रखनी है, संघ, जगत, संघ, वर्ग और गण, डाइजीनिया। अगर हम इसकी बात करें, अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं, का प्राणी है, ठीक है। संघ प्लेटियलमंथीज, वर्ग ट्रिमेटोडा और घन डाइजीनिया। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इसका फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका। अब देखिए ये जो है, इसमें जो पहला शब्द होता है हम देख चुके हैं, वो किसका होता है? वंश का होता है। पहला जो आपका शब्द होता है वो होता है वंश, और दूसरा शब्द जो होता है वो आपका क्या होता है? तो जाति। तो ये क्या होता है? ये आपका फैसियोला इसका वंश हो गया और हिपेटिका इसकी क्या होगी? जाति हो गई। तो वंश और जाति भी याद रखिएगा, आपसे वैज्ञानिक नाम के तौर पर भी पूछ सकते हैं, या इसमें से आपसे वंश अलग कर पूछ लेगा, जाति अलग पूछ लेगा। अब देखते हैं ये पाया कहाँ जाता है भाई। देखिए ये भी परपोषी है, ये भी क्या है? परपोषी। याद रखिए ऊपर जो हमने जोंक और जो पिस्सू पढ़ा है वो बाह्य परजीवी है, मतलब वो परजीवी जो क्या होता है? परपोषी होता है। परपोषी के शरीर की बाह्य सतह पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बट ये लीवर फ्लूक है और इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे एस्केरिस, ये आंतरिक परजीवी है, मतलब ये परपोषी जीव जो होता है उसके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यह भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता और मनुष्य की पित्त वाहिनी और यकृत का फ्लूक होता है। ये क्या? भेड़, बकरी, ये सूअर हो गया, कुत्ता हो गया या मनुष्य जो हो गया, इन सब की या तो यकृत में पाया जाएगा या पित्त वाहिनियों में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये वहाँ का फ्लूक होता है। इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 1.8 सेंटीमीटर और 1.8 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। मतलब ये 1.5 से आप 3 मान लीजिए इसको, लगभग 1.5 से 3 सेंटीमीटर का क्या है भाई ये? चौड़ा लंबा होता है। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई इसकी आपको याद रखनी है 0.4 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। कोई इसका लंबाई चौड़ाई का इतना मायने नहीं रखती, फिर भी आप अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखिए शरीर आगे एवं पीछे दोनों तरफ से संकरा होता है। इसका शरीर देखिए, अगर मैं आपको इसकी वो बना के दिखाऊं तो देखिए इस तरीके का आएगा ये। इसका चित्र अगर आप देखें तो इस तरीके से होता है, देखना कुछ इस तरीके का। तो पीछे और आगे से पतला है और बीच में से मोटा है, ठीक है ना। आगे और पीछे से पतला है और बीच में से मोटा है, तो दोनों आगे और पीछे से संकरा होता है और बीच में से मोटा होता है। अब देखना रंग कैसा होता है, इसका रंग जो होता है भूरा होता है। मुख शंकु रूपी एवं छोटे चूषक होते हैं भाई। अब देखना भाई, मुख जो रंग होता है इसका भूरा होता है और मुख जो होता है शंकु रूपी होता है। जैसे शंकु होता है कौन, आइसक्रीम कौन अगर बात करें हम, कौन जैसा होता है शंकु, उसके जैसा इसका मुख होता है। इसके शरीर पे दो चूषक होते हैं, याद रखिए इसके शरीर पर क्या होता है? दो चूषक। चूषक जिनसे ये क्या करता है? रक्त चूसता है, या जो भी क्या होगा भाई इसका भोजन होता है ये उन चूसकों द्वारा चूसता है। तो इसके शरीर पर क्या होते हैं भाई? देखना दो चूसक होते हैं। एक तो इसके शरीर के कहाँ पाया जाता है भाई? एक तो इसके शरीर पे कहाँ पाया जाता है? मुख पे, मुख की तरफ पाया जाता है, मतलब आगे की तरफ पाया जाता है मुख पे। तो उसे बोलते हैं अग्र चूसक। याद रखिए अग्र चूसक कहाँ होता है? अग्र चूसक इसके मुख के पास ही, हम आगे वाले इसके शरीर के अग्र भाग पे, आगे वाले हिस्से पे जो चूसक होता है उसे क्या बोलते हैं? अग्र चूसक बोलते हैं। और एक चूसक इसके क्या होता है भाई? याद रखिएगा एक चूसक जो होता है इसके, दे देखिए यहाँ पे दूसरा, ये देखिए दूसरा चूषक जो होता है इसके अधरीय भाग पे होता है। कहाँ पे होता है? अधरीय भाग पे होता है।
तो उसे क्या बोलते हैं, अधरीय चूषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधरीय चूषक। अधरीय भाग कौन सा होता है भी आपको पता है, किसी भी जीव की दो सरफेस होती है, किसी भी जीव की दो सरफेस होती हैं, ठीक है ना। एक होती है अधर सतह और एक पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह कौन सी होती है, पीठ वाला भाग। और अधर सतह कौन सी होती है, जिस तरफ पेट होता है ना हिस्सा, वो होता है उसका अधर सतह। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये इसके अधरीय जो भाग होता है वहाँ पर एक चूषक होता है जिसे अधरीय चूषक बोलते हैं। तो दो चूषक है भी, एक तो पृष्ठीय चूषक और एक अधरीय चूषक। ये देखिए आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, ये मुख है आगे, ये देखिए आगे की से पतला है, पीछे से पतला है, बीच में से मोटा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। ये देखो, ये आगे की तरफ जो आपको चूषक दिखाई दे रहा है ये अग्र चूषक है, और ये जो चूषक आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, अधरीय चूषक होता है। अब देखिए इसके शरीर पर मुख के अलावा दो अन्य छिद्र और होते हैं। किसके, आपका जो ये क्या है लीवर फ्लूक, इसके शरीर में मुख के अलावा दो छिद्र और होते हैं अभी, जिसमें से एक छिद्र जो होता है वो तो क्या होता है अभी, जनन छिद्र होता है, और दूसरा कौन सा होता है, उत्सर्जी होता है। ये देखना, शरीर पर मुख के अलावा दो छिद्र और होते हैं, एक तो होता है जनन छिद्र या जनन रंध्र, और दूसरा होता है उत्सर्जी छिद्र होता है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसके चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एक तो ये जनन छिद्र आपको दिखाई दे रहा है और ये उत्सर्जी छिद्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये दो छिद्र होते हैं, याद रखिएगा। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, ये उभयलिंगी होता है। अभी ये जीव कैसा है, याद रखिए, ये जीव आपका है उभयलिंगी। ये उभयलिंगी होता है, मतलब नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव के अंदर होते हैं। फिर भी भाई याद रखिएगा, ये उभयलिंगी है, फिर भी इसके अंदर स्वनिषेचन नहीं होता, परनिषेचन पाया जाता है। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लीवर फ्लूक होता है ये उभयलिंगी होने के बावजूद भी क्या होता है, इसमें स्वनिषेचन नहीं पाया जाता, परनिषेचन पाया जाता है। तो देखिए, परंतु स्वनिषेचन कम या पित्त वाहिनियों में क्या होता है, पित्त वाहिनी में मैथुन के पश्चात परनिषेचन होता है। समझ में आ रही है मेरी बात, कि स्वनिषेचन या तो बहुत कम होता है, अगर निषेचन होगा तो परनिषेचन होगा, और वो भी कहाँ होगा भाई, पित्त वाहिनी के अंदर। ये मैथुन की क्रिया होती है इनमें, ठीक है ना। कोपुलेशन की प्रोसेस होती है इनकी कहाँ पे, आपकी पित्त वाहिनियों में, बाइल डक्ट के अंदर। अब देखते हैं, श्वसन अवायवीय होता है। अभी याद रखना भाई, श्वसन कौन सा होता है, अवायवीय। आपका अवायवीय श्वसन करता है जो लीवर फ्लूक होता है। यह अपने मुख चूषक द्वारा, देखना, यह अपने मुख चूषक द्वारा रुधिर, लसिका, पित्त एवं उत्तकों को चूस लेता है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो मुख के आगे की तरफ मुख चूषक होते हैं, जो कौन से होते हैं, अग्रीय चूषक होते हैं, उनके द्वारा ये क्या करते हैं भाई, देखना, रुधिर, लसिका, पित्त और उत्तकों के अंदर जो रस होते हैं उनको चूस लेते हैं, ठीक है ना। जिसका पाचन आंत में बहिर्कोशिकीय होता है एवं उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये याद रखना भी, पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में, एक सेकंड देखना, आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो लीवर फ्लूक है उसके अंदर क्या होता है भाई, देखना, ये इसका पोषक पदार्थ आप याद रखें, जो लीवर फ्लूक का क्या होता है, रुधिर, लसिका, पित्त और उत्तकों का जो रस होता है उसको ये चूसता है, ठीक है। इसके अलावा इसका पाचन का होगा, पाचन जो होता है रुधिर, लसिका, पित्त और जो भी इसका भोज्य पदार्थ होता है उसका पाचन लीवर फ्लूक की आंत में होता है, और बहिर्कोशिकीय पाचन होता है, इसमें याद रखिएगा। उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। आपको अगर याद होगा तो जो आपकी क्या होती है, प्लेटी हेलमिंथेस होती है, इनके अंदर जो आपका क्या है, सबसे पहले जो क्या हुआ था, इनके अंदर आपका उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है, और इनमें उत्सर्जन जो होता है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, याद रखिए। और यही वो जीव थे जिनमें सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का विकास हुआ था। अब देखना, इनका जीवन जो है, देखिए, इनका जीवन जटिल होता है। इनका जीवन क्या होता है, जटिल। इनका जीवन, इनके दो प्रपोषी होते हैं भाई, याद रखिए, ये अपना जीवन चक्र दो प्रपोषियों के अंदर पूरा करते हैं। पहला तो देखना भाई, प्राथमिक प्रपोषी कशेरुकी जंती स्वयं होता है, कि मतलब प्राथमिक जो इनका क्या होगा, जो प्रपोषी होगा वो क्या होगा, कशेरुकी जंतु होता है। जैसे अपनों ने पढ़ा था ऊपर, क्या हो सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये भेड़, ठीक है ना, और आपके क्या सुअर, इसके अलावा मनुष्य भी होता है। ये आपके इनके प्राथमिक प्रपोषी होते हैं, किसके, लीवर फ्लूक के, जिसमें वयस्क कृमि रहता है, ठीक है ना। जिसके अंदर वयस्क कृमि रहता है तो वहाँ वो उसका वो मतलब वो प्राथमिक प्रपोषी हो गया। इसका प्राथमिक प्रपोषी मैंने आपको बता दिया कौन कौन हो सकते हैं। अब याद रखें इसके द्वितीयक प्रपोषी कौन है। द्वितीयक प्रपोषी अलवणीय जल के घोंगे। घोंगों की प्रजातियां कौन सी है भाई, याद रखना, लिमनिया, और आपकी कौन सी है, प्लेनो प्लेनोरबिस। क्या है बिस, याद रखना भाई, प्लेनोरबिस। मतलब आपका जो लीवर फ्लूक है उसकी दो क्या है भाई, आपके दो प्रपोषी हैं। पहला प्रपोषी आपका कशेरुकी प्राणी हो गया, और दूसरा प्रपोषी आपका अलवणीय जल में रहने वाले क्या, घोंगे। और एक तो कौन सा है, लिमनिया, और एक को क्या है भाई, दूसरे का नाम क्या है,
प्लेनोर्बिस, ये दो क्या है आपके भाई, प्लेनोर्बिस और लिमिनिया, ये आपके दो घोंगे हैं जो क्या होते हैं, द्वितीयक आपके परपोषी होते हैं लीवर फ्लू के। याद रखना भी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे जीव का नाम बताएं भाई जिसका जीवन चक्र दो प्रपोषियों में पूरा होता है। तो आपका लीवर फ्लू क्या है, उसका जीवन चक्र दो प्रपोषियों के अंदर पूरा होता है। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसकी बात करते हैं भाई आर्थिक महत्व के बारे में। ये देखिए, अब देखना कि ये किस प्रकार से रोग फैलाता है। देखना, देखिए ये जो लीवर फ्लू है इसके द्वारा यकृत विलग रोग फैलाया जाता है। क्या भाई, लीवर द्वारा आपका जो लीवर है वो कौन सा रोग फैलाता है, यकृत विलगन रोग। याद रखिए, यकृत विलगन रोग, यकृत विलगन, विलगन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लीवर रूट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये यकृत विलगन रोग फैलाता कैसे है। यकृत विलगन रोग क्या होता है, ज्यादातर भेड़ों में पाया जाता है। यकृत विलगन रोग कैसे पाया जाता है, ज्यादातर भेड़ों में पाया जाता है। कब होता है भाई, जब कशेरुकी मतलब जैसे भेड़ या कोई भी कशेरुकी परपोषी भेड़ या बकरी ऐसी वनस्पति को खाती है जिस पर लीवर फ्लू की कवच युक्त लार्वा अवस्था मेटासर्केरिया चिपकी होती है। देखना, मतलब यकृत विलगन रोग तब कब होता है, भेड़ या बकरी या कोई भी जो परपोषी होगा उसको कब होगा, वो जब परपोषी ऐसी वनस्पति खाता है या ऐसे पेड़ पौधे खाता है जिन पेड़ पौधों पर आपकी क्या लीवर फ्लू की क्या चिपकी हो, लार्वा अवस्था। और वो लार्वा अवस्था कौन सी होती है, मेटासर्केरिया और कवच युक्त होती है। अब याद रखना। अब देखिए, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ की पत्ती के ऊपर आपकी मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था चिपकी हुई है। अब जाके भेड़ ने उस पत्ती को खा लिया तो मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था जो होगी कहाँ चली जाएगी भाई, भेड़ या बकरी के कहाँ चली जाएगी, शरीर के अंदर चली जाएगी। ठीक है ना। उसको खाने जाने के बाद यह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और आगे चलकर यह यकृत एवं पित्त वाहिनी में पहुंचकर उसको क्षतिग्रस्त करता है। अब ये मेटासर्केरिया अवस्था जो होती है कवच युक्त होती है भाई, याद रखिए क्या होती है, कवच युक्त। तो अमाशय के अंदर जो आपका HCl या जो जठर रस होता है वो भी क्या नहीं पहुंचा पाता भाई, इसको नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि इसके ऊपर कवच है। उसके बाद ये जो आपकी क्या होगी, मेटासर्केरिया अवस्था होती है आपकी कहाँ पहुंच जाती है लास्ट में भाई, आपकी पित्त वाहिनियों के अंदर चली जाएगी और यकृत के अंदर चली जाती है। अब बात करते हैं जिससे यकृत विलगन होने लगता है भाई, जिससे लीवर रूट होने लगता है, यकृत विलगन रोग हो जाता है। अब देखिए भाई यकृत में, अब देखिए आप, अब यकृत जब विलग्न होगा तो यकृत से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उन सब में परेशानी आएगी। मतलब देखिए लीवर को नुकसान पहुंचा रही है ये, लीवर और आपकी पित्त वाहिनी या बाइल डक्ट को नुकसान पहुंचा रही है। तो लीवर के जितने भी काम है, लीवर द्वारा जितने भी काम होने वाले होते हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो देखिए, जिससे यकृत से संबंधित सामान्य उपापचयी कार्य प्रभावित होने लगते हैं। पित्ताशय, पित्ताशय आपका गाल ब्लैडर होता है भाई जिसमें आपका पित्त रस एकत्रित होता है। तो पित्त रस के अंदर कैल्शियम भवन होने के कारण पथरियां बन जाती है, गोल स्टोन बन जाते हैं। ठीक है ना। और जब भाई पित्ताशय के अंदर पथरी बन जाती है तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है ना। जबड़ों पर जल से भरे हुए बड़े बड़े छाले बन जाते हैं। जल जबड़े जो होते हैं आपके दोनों जबड़े, उनके ऊपर जल से क्या होते हैं, भरे हुए बड़े बड़े छाले बन जाते हैं। पशु एनीमिया का शिकार हो जाता है, मतलब उसमें रक्त की कमी होने लग जाती है अभी। भूख की कमी की वजह से ऊन गिरने लगती है, दूध की मात्रा भी में भी क्या आती है, कमी होने लगती है। इस प्रकार से रोगी पशु का जीवित रहना असंभव हो जाता है अभी। ठीक है। अब देखिए आपका रोगी, देखना रोगी तभी जीवित रहता है, रोगी आपका कब जीवित रहेगा, तभी जीवित रहता है जब फ्लूक उसके अमाशय से होता हुआ मल के साथ निकल जाता है। रोगी आपका कब जीवित रहेगा अभी देखना, रोगी आपका कब जीवित रहेगा, जो आपका रोगी जीव है देखना कब जीवित रहता है, जब आपका फ्लूक जो होता है वो क्या होता है, मलाशय या मल के द्वारा आपका क्या होता है, परपोषी जो जीव होता है उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। शुरुआत में क्या होता है, औषधि के उपचार से भी क्या होता है आपका रोगी को सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता है, रोगी पशु को। ठीक है ना। औषधियों के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, कुछ दवाइयों के द्वारा। अत्यधिक संक्रमण होने पर यकृत और जो पित्त वाहिनी होती हैं में औषधि का पहुंचना आसान कार्य नहीं होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है अभी। देखिए इतनी आसानी से जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके पित्त वाहिनियों तक नहीं पहुंच पाती, तो उस कंडीशन में कई बार पशु की मौत भी हो सकती है, जिससे पशुपालक और पशुओं में इस रोग के संक्रमण के बढ़ने से पशु उत्पादन से होने वाली आय से वंचित रहना पड़ेगा और उनको आर्थिक नुकसान हो जाता है। पशु मर जाएगा भी तो उस पशु के कारण जो आर्थिक आय होने वाली है उसका भी नुकसान हो जाएगा आपके, किसको, जो आपका पशुपालक होगा उसको नुकसान हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, देखिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अपनों से बच्चों एक सेकंड एक सेकंड, अपनों से थोड़ी सी चीज़ मिस हो गई कि जीवन चक्र कैसे होता है। हमने देखिए आर्थिक महत्व तो पढ़ लिया भाई, आर्थिक महत्व उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
हम इसका थोड़ा सा जीवन चक्र ये मिस हो गया बीच में, तो वो देख लेते हैं कि ये तो यहाँ तक तो हमने रीड कर ही लिया था भाई। इसका जीवन चक्र जटिल होता है जो दो प्रपोषियों में पूर्ण होता है। प्राथमिक प्रपोषी कशेरुकी होता है, दूसरी क्या होती है आपकी अलवणीय जो जल क्या होता है उसके अंदर रहने वाले घोंगे होते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सरकेरी अपनों ने पढ़ा था भाई, ये जो आपका लीवर फ्लूक होता है, इससे कौन सा रोग होता है आपका लीवर फ्लूक से आपका जो यकृत विलगन रोग होता है। अब ये मैंने बताया था किस प्रकार होगा। आप जब कोई भी जो आपका जीव होता है वो क्या होता है मेटा सरकेरिया युक्त क्या आपकी वनस्पति खा लेता है, तो वो मेटा सरकेरिया अवस्था उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये मेटा सरकेरिया अवस्था बनती कैसे है वो थोड़ा सा हमारा पोर्शन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका क्या होता है, मैं आपको चित्र के थ्रू समझाता हूँ। देखिए आपका ये मान लीजिए भेड़ है, ये आपका मान लीजिए भेड़ है। तो इस ये देखिए ये भेड़ है, इस भेड़ के अंदर क्या होता है आपका ये मान लीजिए लीवर फ्लूक है। ये भेड़ है, ये भेड़ है, भेड़ के अंदर ये आपका लीवर फ्लूक है। लीवर फ्लूक आपका करता है भेड़ के अंदर जनन करता है और भेड़ के अंदर अंडे देता है। अब वो अंडे जो होते हैं भेड़ के मल द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो ये भेड़ का मान लीजिए मल है, ठीक है ना। मल के द्वारा अंडे कहाँ आ जाते हैं बाहर। और जब ये देखिए ये अंडे बाहर आ गए और जब इन अंडों को उचित वातावरण मिलता है, उचित क्या होता है नमी तापमान पीएच मिलती है, तो इस अंडों से क्या निकलती है भाई प्राथमिक लार्वा अवस्था निकलती है। क्या निकलती है प्राथमिक लार्वा अवस्था, क्या निकलती है प्राथमिक लार्वा अवस्था निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है प्राथमिक लार्वा अवस्था निकलती है। और याद रखिए उस प्राथमिक लार्वा अवस्था का नाम क्या होता है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। उस प्राथमिक लार्वा अवस्था का नाम होता है मिराशीडिया। कौन सी अवस्था होती है मिराशीडिया। ये देखिए मतलब देखिए ये आपका भेड़ हो गया, भेड़ के अंदर ये लीवर फ्लूक ने अंडे दिए, अंडे मल के द्वारा आपके ये अंडे वातावरण में आ जाते हैं अभी बाहर, ठीक है ना। मलाशय से होते हैं, मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब इनसे क्या निकलेगी आपका लार्वा निकलेगा प्राथमिक लार्वा। और प्राथमिक लार्वा क्या होता है मिराशीडिया। क्या होता है मिराशीडिया, ये आपका प्राथमिक लार्वा है। और ये मिराशीडिया का क्या करता है पानी, ये मान लीजिए तालाब है, तालाब के अंदर तैरता हुआ जाएगा, तैरता हुआ पानी के अंदर तालाब के अंदर जाता है। और तालाब के अंदर क्या होते हैं आपके अलवणीय जल के घोंगे। कौन कौन सी जाती हैं वो मैंने आपको बता दी भाई, प्लेनोर्बिस है और एक आपकी कौन सी लिमीनिया। तो ये आपके दोनों घोंगे हैं मान लीजिए। तो ये आपकी मिराशीडिया जो होती है इन घोंगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये आपकी मिराशीडिया जो प्राथमिक लार्वा अवस्था होती है ये घोंगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और आपका क्या होता है वहाँ पर ये फिर अगली लार्वा अवस्थाओं में बदलती है। तो जो लास्ट में फाइनल लार्वा अवस्था आती है वो आपकी आती है मेटासर्गेरिया। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी कहाँ चली गई मिराशीडिया अवस्था, आपके अलवणीय जो घोंगे होते हैं जल के उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। फिर ये यहाँ पर पहले बदलेगी सर्केरिया में और फिर बाद में किसके अंदर बदलती है मेटासर्केरिया अवस्था में बदलती है। जब ये मेटासर्केरिया अवस्था में बदल जाती है तो ये वापस क्या करती है इस घोंगे के शरीर से बाहर निकलेगी और जल में तैरते हुए वापस आएगी। और आपके क्या होता है किसी वनस्पति पर, ये मान लीजिए कोई वनस्पति है, किसी वनस्पति पर आके ये क्या हो जाती है मिराशीडी अवस्था चिपक जाती है। और जब कोई अन्य भेड़ इसको वनस्पति को खाएगी तो ये मिराशीडी अवस्था उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और आगे क्या होगा वो मैंने आर्थिक महत्व में आपको बता ही दिया है कि आगे क्या होने वाला है। तो एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए क्या होता है वयस्क फ्लूग क्या होता है अभी द्वारा मल मार्ग में जब अंडे का त्याग कर दिया जाता है तो आपका वयस्क फ्लूग जो होता है वो मल मार्ग जो होता है उसके अंदर अंडे दे देता है। तो वो अंडे आपके वातावरण में आ जाते हैं विमल के द्वारा। तो उचित ताप और अम्लीयता को प्राप्त होने पर इनसे पहली मिराशीडिया नाम की लार्वा अवस्था निकलती है जो बाहर आकर जल में तैरने लगती है। फिर ये तैरती हुई घोंगे के संपर्क में जाती है, घोंगे के कोमल भाग से प्रवेश कर जाती है घोंगे के शरीर में। उसके बाद ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर सरकेरिया नामक लार्वा अवस्था को प्राप्त करते हुए घोंगे के शरीर से बाहर निकलकर पुनः जल में तैरते हुए आकर पौधे पर चिपक जाए। और पौधे पर आके चिपकने के बाद ये कौन सी लार्वा अवस्था को प्राप्त कर लेती है अभी मेटासर्केरिया। ये देखिए आने तक यह मेटासर्केरिया नामक लार्वा अवस्था को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। उसके बाद ये पत्तियों पर चिपकी रहती है और जब इस मेटासर्केरिया युक्त पत्तियों को आपका जब कोई क्या होगा जो आपका कोई भी परपोषी होता है वो खाता है तो इसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर संक्रमण करेगी और फिर उसी प्रकार से ये अंडे देगी, उसी प्रकार से अंडे मल मार्ग द्वारा बाहर आएंगे, प्राथमिक लार्वा अवस्था निकलेगी। तो आपसे पूछ लेते हैं भाई इससे कई बार। तो ये आपका जो लीवर फ्लूक है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए इससे इसको आपसे इस पैराग्राफ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे प्राथमिक लार्वा अवस्था का नाम लिखिए, या आपसे ऐसे पूछ लेंगे मिराशीडिया लार्वा अवस्था जो होती है वो कहाँ बदलती है वातावरण में, सरकेरिया लार्वा अवस्था आपकी कहाँ कंप्लीट होती है अभी वो आपके एलवणीय जल के घोंगे के शरीर के ऊपर होगी। फिर आपसे पूछ लेंगे मेटा सरकेरिया अवस्था कहाँ परिवर्तित होती है, तो मेटा सरकेरिया अवस्था आपकी वनस्पति या पत्तियां जो होती हैं उन वहाँ पर बदलता है भाई, ठीक है ना।
तो ये इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने लीवर फ्लू के बारे में पढ़ा, पूरा कि लीवर फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका जीवन चक्र भी हमने देख लिया। ये जीवन चक्र ही अभी लीवर फ्लू का कि 2 जो प्रपोषी होते हैं, उसके अंदर आपका जो लीवर फ्लू है वो अपना क्या करता है, अभी जीवन कंप्लीट करता है। कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। उम्मीद है भी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पे दिए हुए मेरे नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके मुझसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हुए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चौथी जो हमारा क्या है, चौथा और जो हमारा आखिरी टॉपिक है एस्केरिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।